हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संदीप हांसदा और आप सबका स्वागत है जे फिजिक्स में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब हेल्दी होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि क्लास 11 का पहला चैप्टर है, वो है फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये एक तरीके से बोला जाए तो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसमें न्यूमेरिकल्स का कोई रोल नहीं है। अब देखते हैं कि इसमें होगा क्या। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, ये बेसिक पॉइंट्स हैं इस चैप्टर्स के जो हम कवर करने वाले हैं। अगर इस वीडियो में ये कवर नहीं हो पाता है तो अगले वीडियो में इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। अदरवाइज इसी एक वीडियो में ही पूरे टॉपिक्स को हम कवर कर लेंगे। वैसे बोला जाए तो 10 मिनट में भी इसको ख़त्म कर सकते हैं, या फिर इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके हर एक पॉइंट को जानते हुए बनाया जाए तो इसमें लगभग 1 घंटा लग सकता है। तो स्टार्ट करते देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहले देखेंगे हम लोग व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, जैसे आएगा तो उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद देखने वाले हैं स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, मतलब कि साइंस में फिजिक्स का क्या स्कोप है और ये इतना एक्साइटिंग क्यों है, आखिरकार फिजिक्स के प्रति लोगों का इतना रुझान क्यों होता है। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। इसका मतलब क्या हुआ, फिजिक्स और टेक्नोलॉजी एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड है, मतलब कि फिजिक्स और टेक्नोलॉजी के बीच में रिलेशन क्या है, फिजिक्स कैसे टेक्नोलॉजी को इफेक्ट करता है, या फिर टेक्नोलॉजी कैसे फिजिक्स के साथ जुड़ा हुआ है, ये हम देखेंगे। और उसके आगे देखेंगे कि ये फिजिक्स और टेक्नोलॉजी दोनों आपस में तो जुड़ा है, लेकिन ये सोसाइटी को कैसे इफेक्ट करता है। जैसे कि अभी देखा जाए तो फ्रिज, कूलर, एवरीथिंग फिजिक्स का देन है, या फिर हीट इंजन के द्वारा फिजिक्स में एक नया लॉ बना। इस तरीके से बोल सकते हैं कि फिजिक्स और टेक्नोलॉजी दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और वो हमारी ह्यूमन सोसाइटी या फिर किसी भी सोसाइटी को इफेक्ट करता है। अब उससे आगे बढ़ते हैं और देखने वाले हम लोग फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, मतलब कि वो कौन से फंडामेंटल फोर्सेस हैं जिससे पूरा फोर्सेस का दुनिया खड़ा हो गया। जैसे अभी हम लोग देखिए बहुत सारे फोर्सेस है, फ्रिक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स, इम्पल्स, बहुत सारे फोर्स है। जितना नाम लिया जाए हर एक जगह पर अलग अलग तरह के फोर्सेस हैं, लेकिन अगर सबको कैटेगराइज करते जाएं तो हम लोग सारे फोर्सेस को 4 तरह के फोर्स में डिवाइड कर सकते हैं और इन्हीं फोर्सेस को कहा जाता है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। बाकी जितने भी फोर्स हैं वो इन्हीं 4 से डेरिवेट होके आए हैं या फिर इन्हीं के एक हिस्सा हैं। अब लास्ट में हम लोग देखने वाले हैं नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। ये क्या चीज है, हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स, साइंस हमारे आसपास के नेचर को जो हम लोग देखते हैं, समझते हैं, उनको और अच्छे से हमें एक्सप्लेन करके बताता है। हम लोग फिजिक्स या फिर साइंस के द्वारा समझ सकते हैं कि आज क्या है, कल क्या हो सकता है, और पास्ट के बारे में भी प्रिडिक्शन करते हैं। मतलब कि ये एक तरह से फिजिकल लॉ को डिकोड करके हमें बताता है कि फिजिक्स है तो हम लोग कैसे अपने आसपास के एनवायरनमेंट को समझ सकते हैं। और लेकिन लास्ट में ये जो पॉइंट दिया गया है नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, मतलब कि क्या हम लोग जो लॉ पढ़ते हैं वो ऑल द टाइम, मतलब कि अभी इस टाइम में पढ़ रहे हैं, पास्ट में जो था और फ्यूचर में जो आने वाला है, क्या हर एक टाइम पर अभी एक लॉ निकाल दिया जाए तो क्या वो इनफाइनाइट टाइम तक वही रहेगा कि इसमें कोई चेंजेस आ सकते हैं, ये हम लोग देखने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि नेचर ऑफ फिजिकल लॉज हैं वो डायनेमिक होते हैं, मतलब कि वो समय के साथ बदल भी सकते हैं। हम लोग जो सोचते हैं जरूरी नहीं कि वो हमेशा के लिए सही हो, वो अभी प्रेजेंट टाइम के लिए बिल्कुल सही है, लेकिन पास्ट में देखें तो उसके लिए वो अजीब हो सकता है, और फ्यूचर में इसको मुड़ के देखें तो बस हंसी निकलेगा और कुछ नहीं। तो इन सभी के बारे में वन बाय वन हम लोग एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो फ्रेंड्स, क्लास को आगे बढ़ाते हैं और एक एक करके हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके समझते हैं। तो फिजिक्स को समझने से पहले हम ये जानते हैं कि साइंस क्या है और साइंस के कितने पार्ट हैं, तो जान लेते हैं साइंस क्या है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जो वर्ड साइंस है ये लैटिन वर्ड से जनरेट हुआ है और उस लैटिन वर्ड का नाम है
सेंटिया, जिसका मतलब होता है टू नो। इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं कि साइंस लैटिन वर्ड सेंटिया से जनरेट हुआ है और इसका हिंदी है टू नो, मतलब कि अपने आसपास के इन्वायरमेंट को समझना। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं कि साइंस का डेफिनेशन क्या है। तो स्टार्ट करते हैं, जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो हम लिख रहे हैं। डेफिनेशंस बहुत सारे हो सकते हैं जगह जगह के हिसाब से। अब किसी का लैंग्वेज दूसरा तरीका से है तो वो अपने आधार पर साइंस को डिफाइन करेगा। जो हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है हम वो लिख रहे हैं और बता रहे हैं उसी को। सबसे पहले यहाँ देखते हैं, साइंस इज सिस्टमेटिक अटेम्प्ट to understand natural phenomena as much detail and depth as possible, and use the knowledge so gained to predict, modify, सॉरी यहाँ स्पेलिंग में थोड़ा सा तकलीफ है, यहाँ स्पेलिंग इसको मिटा दें। टू प्रिडिक्ट, modify and control phenomena, अब यहाँ देखो ये क्या है, यहाँ पे इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। साइंस इज ए सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फेनोमेना एज मच डिटेल एंड डेप्थ एज पॉसिबल, मतलब कि जितना डिटेल में हो सके अपने आसपास के नेचुरल फेनोमेना को समझना। एंड यूज द नॉलेज सो गेन टू प्रिडिक्ट, मॉडिफाई एंड कंट्रोल फेनोमेना, और इनको ऑब्जर्व करके जो हमको नॉलेज मिलता है उसके आधार पर फ्यूचर में होने वाला जो भी एनवायरमेंटल कंडीशन है उसको प्रिडिक्ट करना, जरूरत पड़े तो उसको मॉडिफाई करना और कंट्रोल करना, यही है साइंस। जैसे कि अभी यास चक्रवात कुछ दिन पहले आया हुआ था, तो ये तभी पॉसिबल हो पाया जब आसपास के इन्वायरमेंट को चेक किया गया साइंटिस्ट के द्वारा और उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि इस इलाके में चक्रवात आ सकता है और वो चक्रवात था यास। बस ये साइंस की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। आगे देखते हैं अलग अलग लैंग्वेज में इसी साइंस को क्या कहते हैं। सबसे पहले जानते हैं संस्कृत में साइंस को कहा जाता है विज्ञान, और अरेबिक भाषा में देखें तो इसको कहा जाता है इल्म। तो ये साइंस के बारे में था, साइंस का डेफिनेशन, साइंस क्या चीज है। अलग अलग लैंग्वेज में क्या क्या कहेंगे, साइंस में कहेंगे विज्ञान और अरेबिक वर्ड में बोलेंगे इल्म। अब आगे देखते हैं साइंस को कितने पार्ट में बांटा गया है। तो 10th स्टैंडर्ड में सभी पढ़ चुके हैं, साइंस को 3 पार्ट में बांटा गया है, पार्ट्स ऑफ साइंस। टोटल 6 होंगे, लिख लेते हैं। काटो तो इसको, वहीं पर हाँ। साइंस में नेचर को समझने के लिए कुछ इंटर रिलेटेड स्टेप्स हैं, उसको जानते हैं ताकि हम लोग नेचर को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएं। वो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप इन साइंटिफिक मेथड्स। साइंटिफिक मेथड्स में क्या क्या वो स्टेप्स हैं जिसकी वजह से हम लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से नेचर को जान पाएं। सबसे पहले यहाँ है ऑब्जर्वेशन, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। फिर से ऑफ कर। तो नेचर को समझने के लिए साइंस में जितने भी मेथड्स हैं
उसको कुछ स्टेप्स में डिवाइड किया गया है ताकि हम नेचर को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएं। जैसे कि यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे स्टेप्स इन साइंटिफिक मेथड्स है कि साइंटिफिक मेथड्स में वो कौन कौन से स्टेप हैं जो नेचर को समझाने में मदद करते हैं। सबसे पहले यहाँ आ जाएगा हम लोग का ऑब्जर्वेशन, और ये सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। दूसरा क्या है हम लोग का क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। तीसरा स्टेप हो जाएगा हम लोग का मैथमेटिकल मॉडलिंग। चौथा स्टेप हो जाएगा, पहला क्या हो गया ऑब्जर्वेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग, प्रिडिक्शन। और पांचवा में आ जाएगा ऑब्जर्वेशन हो गया, प्रिडिक्शन हो गया, यहां पे हो जाएगा फॉल्सिफिकेशन और वेरिफिकेशन ऑफ थ्योरीज। ये इसको स्पेलिंग सुधार देते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स हैं साइंस में जो कि नेचर को समझने में मदद करते हैं। सबसे पहला क्या है ऑब्जर्वेशन, दूसरा क्या है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, तीसरा है मैथमेटिकल मॉडलिंग, चौथा है प्रिडिक्शन, और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट है फॉल्सिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ थ्योरीज। सबसे पहला जानते हैं ये ऑब्जर्वेशन क्या है, कि अगर हम लोग को जानना है कि क्या होने वाला है या फिर क्या हो रहा था, तो ऑब्जर्व करना होगा कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। ये पहला पार्ट। दूसरा क्या है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, कि आखिरकार ये कंडीशन हुआ, ये इन्वायरमेंट में हो रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण है, किस वजह से ये सारा हो रहा है। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग, जैसे कि हम लोग सबसे पहले देख लिए कि इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, उसके पीछे का रीजन जान लिए। अब यहाँ देखते हैं कि इसको मैथमेटिक्स के द्वारा एक मॉडल में कैसे ढाल लें। जैसे कि अगर आपको बोला जाए सर्कल है, तो सर्कल का फॉर्मूला होता है x² + y² = a²। ये तो सर्कल को जाना गया और उसको एकदम बेहतर तरीके से स्टडी किया गया, तब जाके हम लोग मैथ के द्वारा इसको एक फॉर्मूला दे पाए सर्कल का x² + y² = a। ये मैथ्स का फॉर्मूला है। तो इसी तरीके से हम लोग का जो भी ऑब्जर्वेशन होता है उसको मैथ के द्वारा एक्सप्रेस करने का कोशिश करते हैं। और लास्ट में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वेरिफिकेशन करना, कि आखिरकार उतना दिन से उतना देर से जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो एक्चुअल में सही है या नहीं, इसको जानना बहुत जरूरी है। और सबसे मजेदार चीज है फॉल्सिफिकेशन, मतलब कि जो भी थ्योरीज आए उनको वेरीफाई करना, जानना, एक्सप्लेन करना, इसके बाद कोशिश करना कि इससे बेहतर और क्या किया जा सकता है। जैसे कि अभी बहुत सारे फॉल्सिफिकेशन हुआ है, हम एक बता दे रहे हैं। जैसे कि अभी यहाँ याद रखिए, हम लोग का ये लाइट है, लाइट हम सभी जानते हैं कि लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर में जाता है तो स्पीड इसका स्लो हो जाता है। ये आप सभी जानते होंगे, जानते हैं कि नहीं? आप बिल्कुल जानते होंगे। जैसे ही लाइट हम लोग का रेयर मीडियम हवा में है और ये डेंसर मीडियम वाटर में जाएगा तो इसका स्पीड स्लो हो जाता है। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दें कि न्यूटन एक समय के महान साइंटिस्ट, उनके आधार पर क्या था कि लाइट जैसे ही रेयर मीडियम से डेंसर में जाएगा उसका स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, जो कि गलत था कि नहीं? तो ये सारा होते रहता है साइंस में, फिजिक्स में, ये कॉमन सा बात है, तभी तो हम इम्प्रूव करेंगे, बस यही है। तो फॉल्सिफिकेशन के बारे में ये एक एग्जांपल दे दिए, और अभी जो आपका बुक में दिया हुआ है वो हम बता दे रहे हैं। तो देखते हैं क्या है बुक में, देखते हैं, इसको मिटा देते हैं।
चलिए देखते हैं यहाँ क्या दिया हुआ है। आपके बुक में दिया हुआ है कि सबसे पहले कोपरनिकस इन्होंने क्या कल्पना की कि हम लोग का जो सोलर सिस्टम है वो एक हीलियोसेंट्रिक सोलर सिस्टम है। हीलियोसेंट्रिक बोलने से मतलब है, पहले लिख लेते हैं, हीलियोसेंट्रिक सोलर सिस्टम विथ सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट्स। उनका क्या मानना था, उन्होंने सबसे पहले प्रिडिक्शन किया कोपरनिकस ने कि हम लोग का जो सोलर सिस्टम है वो हीलियोसेंट्रिक है, मतलब कि इसके सेंटर में कौन है, सन को ही हीलियोसेंट्रिक कहा गया है, क्योंकि सन में हम लोग के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, वो हाइड्रोजन और हीलियम। और ये एक तरह का ऐसा रिएक्शन होता है सन में कि हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, हीलियम। मतलब कि सन क्या है, हीलियम है, हीलियम बन रहा है और ये हीलियोसेंट्रिक है। और आप सभी जानते होंगे कि सन क्या है, पूरे सोलर सिस्टम का सेंटर है, उसके अराउंड ही हमारे सारे प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं। इसीलिए ये जो सिस्टम है इसको क्या कहा गया, हीलियोसेंट्रिक सिस्टम। लेकिन अभी गलती उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने कहा कि जितने भी ऑर्बिट्स हैं प्लैनेट के वो क्या होंगे, सर्कुलर। तो आप सभी जानते होंगे क्या ऑर्बिट सर्कुलर है अर्थ का, बिल्कुल नहीं, अर्थ का ऑर्बिट तो एलिप्टिकल है। अब यहाँ और एक बात इसमें और आगे हुआ, ये तो इन्होंने कहा और कुछ दिन के बाद और एक साइंटिस्ट ने इसी को और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया, मतलब कि ये जो बोल रहे हैं वो सही है। और लास्ट में आगे देखा जाए तो और एक साइंटिस्ट आए और उन्होंने क्या कहा कि ये थ्योरी तो सही है, हीलियोसेंट्रिक सोलर सिस्टम है, लेकिन ये जो ऑर्बिट आप लोग बता रहे हैं सर्कुलर है, वो सर्कुलर नहीं होगा, वो कैसा होगा, इलिप्टिकल। मतलब कि अगर ये हम लोग का सन है तो अर्थ का इस तरह से ऑर्बिट होगा, ना कि सर्कुलर। ये हम लोग मान लेते हैं अर्थ है, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, हम अर्थ को एज्यूम किए, तो ये सारा फॉल्सिफिकेशन चलते रहता है। और भी बहुत सारा एग्जांपल दिया है, जैसे कि एक साइंटिस्ट, आप लोग सभी जानते होंगे 9th क्लास में आपसे पूछते हैं, देखते हैं कि क्या है। आप सभी जानते हैं एटॉमिक मॉडल के बारे में, जे.जे. थॉमसन एटॉमिक मॉडल याद है, हाँ बिल्कुल याद होना चाहिए। देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग जानते हैं जे.जे. थॉमसन के एटॉमिक मॉडल जे.जे. थॉमसन के द्वारा क्या कहा गया था कि एटॉम एक बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज वाला स्फीयर है और इलेक्ट्रॉन्स उसमें एम्बेडेड मतलब गड़े हुए रहते हैं। ये इनके आधार पर ये जो एटॉम है, ये पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर होता है और इलेक्ट्रॉन्स इसमें एम्बेडेड गड़े हुए रहते हैं। और इस तरीके से इनका ये एक तरीके से इस तरीके से आपस में लगे हुए रहते हैं, मतलब इस तरीके से गड़े हुए रहते हैं कि टोटल जो चार्ज है वो नेट चार्ज क्या आ जाएगा, 0। ये तो इन्होंने सही कहा, नेट चार्ज क्या होता है, 0 होता है। लेकिन इसके आधार पर जो दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एम्बेडेड गड़े हुए होते हैं और ये स्फीयर पॉजिटिव होता है, ये गलत है। आप और हम सभी जानते हैं कि हम लोग का जो एटॉम है वो अगर स्फीयर एज्यूम करते हैं तो न्यूक्लियस होता है सेंटर में और वहां पर हमारे क्या रहते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे होते हैं। ये आप और हम सभी जानते हैं। तो हुआ क्या, फॉल्सिफिकेशन हुआ। तो यही है कि
हम लोग का साइंस में ऐसा होते रहता है, और जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतनी चीजें हम लोग के पास्ट में जो जानी हुई चीज है वो फॉल्स होती हुई दिखाई देंगी, और यही डेवलपमेंट भी है एक तरीके से देखा जाए तो साइंस का कवर कर लिए। अब देखते हैं कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स को डिफाइन कैसे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स के बारे में देखते हैं। फिजिक्स हम लोग का ग्रीक वर्ड से जनरेट हुआ है, ग्रीक वर्ड, और वो दिखने में कैसा है आप लोग बताइएगा। इसको कट कर जी। तो फ्रेंड्स फिजिक्स के बारे में अब स्टार्ट करते हैं कि ये फिजिक्स क्या है। तो सबसे पहले लिखते हैं फिजिक्स। फिजिक्स ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, और वो दिखने में ऐसा है, क्या पता नहीं क्या पढ़ेंगे इसको, ये इस तरीके से लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है फ्यूसिस, और इसको हिंदी में या फिर इंग्लिश में लिखने जाए तो इसका मतलब क्या होता है, नेचर। तो आप देख सकते हैं कि फिजिक्स ग्रीक वर्ड से जनरेट हुआ है, दिखने में ये ऐसा है, इसका मतलब होता है फिजिक्स, और इंग्लिश में देखें तो ये नेचर। मतलब कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, फिजिक्स इज द स्टडी of nature and natural phenomena। ये हो जाएगा हम लोग का डेफिनेशन। फेनोमेना स्पेलिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम है, फेनोमेना, ये एक डेफिनेशन हो गया। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर और नेचुरल फेनोमेना, नेचर के बारे में पढ़ना कोई फिजिक्स बोलते हैं। अब दूसरा एनसीईआरटी में दिया हुआ उसको भी लिख लेते हैं, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ था, इसको लिखते हैं। फिजिक्स डील्स विथ सर्टेन रूल्स और लॉज governing nature and natural phenomena। दोनों का सेम मीनिंग है। इसमें भी कहा गया कि फिजिक्स डील्स विथ सर्टेन रूल्स और लॉज, फिजिक्स वो सारे रूल या लॉज हैं जिसके द्वारा हम नेचर या नेचुरल फेनोमेना को समझ सकते हैं। तो दोनों का सेम मतलब हुआ। अब यहाँ हम लोग जान चुके हैं कि फिजिक्स क्या है, कैसे ये ओरिजिनेट हुआ, इसको क्या कहते हैं अलग अलग लैंग्वेज में। यहाँ और एक चीज याद आया, संस्कृत में फिजिक्स को भौतिकी कहा जाता है, ये सबको पता है, भौतिकी कहा जाता है। बस ये हो गया। अब यहाँ देखते हैं कि फिजिक्स हम लोग जान तो गए हैं, अब फिजिक्स में दो मेन पॉइंट हैं जिसके बिना फिजिक्स अधूरा है, तो उन दोनों को समझते हैं। इसको मिटा लेते हैं, पहले इसको मिटा लिया जाए। फिजिक्स में दो मेन पॉइंट है, और सबसे पहला है यूनिफिकेशन और दूसरा है रिडक्शन। अब दोनों को बारीकी से समझते हैं। यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, यूनि मतलब एक, मतलब कि बहुत सारी चीजों को एक जगह इकट्ठा करने और उसको आराम से समझने का। इसमें क्या हुआ है, अंडरस्टैंड वाइड नेचुरल फेनोमेना, या फिर कंसेप्ट्स बाय सिंपल
बेसिक लॉज। ये फिजिक्स का सबसे पहला रूल है कि बहुत सारे वाइड रेंज में जितने भी कंसेप्ट्स हैं उसको कुछ बेसिक लॉ के द्वारा अगर समझ जाते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है, यूनिफिकेशन। जैसे कि हम यहाँ एग्जांपल देते हैं, हम लोग पहले क्या मानते थे, लाइट रे है, वेव है, और अभी तो सब मानने लगे, रे भी मानने लगे, वेव भी मानने लगे, और पार्टिकल भी मान सकते हैं लाइट को। और इससे आगे बता रहे हैं, जैसे कि पहले क्या कहा जाता था कि हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों एक दूसरे से अलग है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ऐसा पार्ट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों को जोड़ता है। मैग्नेटिज्म ये हो गया। ये हम एकदम सिंपल से समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को जोड़ रहा है, मतलब ये एक तरीके से यूनिफाई करने का कोशिश कर रहा है। और फिजिक्स में यही होता है कि पूरे ब्रह्मांड में जो भी हो रहा है उसको बेसिक लॉ के द्वारा समझना। अब ये न्यूटन के आधार पर समझते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स। हम सभी जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, दो मास के बीच में जो म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स होता है, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट इसको अट्रैक्ट करेगा और ये ऑब्जेक्ट इसको अट्रैक्ट करेगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बाय मास, मतलब मास की वजह से, तो उसी को क्या कहा जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ऐसा नहीं है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ये सिर्फ इंडिया के लिए काम करेगा, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए काम करेगा। और ये सिर्फ वर्ल्ड के लिए नहीं, पूरे यूनिवर्स के लिए काम करेगा। मतलब कि हमारे इंडिया में सेब गिरा तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स, अमेरिका में गिरे तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स, कहीं भी गिरे ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा ही एप्पल या फिर कोई भी चीज नीचे गिरा। अब दूसरा, हम लोग का जो सोलर सिस्टम है उसमें सन के अराउंड प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं, कारण क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और हमारे अलग अलग जो भी क्लस्टर्स हैं या फिर गैलेक्सीज हैं, सब आपस में एक दूसरे से इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि उनके पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब कि एक बेसिक सा लॉ हर एक चीज को एक्सप्लेन कर दे रहा है, यही क्या है, यूनिफिकेशन। अब देखते हैं रिडक्शन के बारे में। रिडक्शन का सीधा सा मतलब समझते हैं, छोटा छोटा करके देखना, छोटा स्मॉल पार्ट्स, मतलब कि स्मॉल पार्ट्स के द्वारा बड़े चीज को समझना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स फेनोमेना बाय इट्स बाय अट्रैक्शन, या फिर सिंपली इसको बोल सकते हैं इंट्रैक्शन, अट्रैक्शन, या फिर लिखते हैं इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। यहाँ इसको फिर से अगली बार समझते हैं। टू एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स फेनोमेना, हमारे आसपास में जो भी कॉम्प्लेक्स फेनोमेना होते हैं उनको समझना, किसके द्वारा, इंट्रैक्शन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब कि हर एक उसका जो पार्टिकल है वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है उसके आधार पर एक्सप्लेन करना कॉम्प्लेक्स चीजों को। जैसे कि हम फिर से एक बार एग्जांपल लेंगे यास का। यास चक्रवात आया था इंडिया में, और इसमें देखो यास चक्रवात जो आया इसको पहले ही मेजर कर लिया था, प्रिडिक्ट कर लिया था हमारे साइंटिस्ट ने कि ये इस स्पीड से आने वाला है, ये इस एरिया में आने वाला है, ये इतना हॉरिबल या फिर डरावना हो सकता है। ये कैसे पॉसिबल हो पाया, ये तभी पॉसिबल हो पाया जब उन्होंने वहाँ के एनवायरनमेंट को बेसिक तरीके से, अच्छे तरीके से स्टडी किया, और हर एक पार्टिकल का, पार्टिकल तो नहीं बोल सकते, मतलब उसके जो भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं कि हवा किस स्पीड से आ रहा है, कहाँ पे हवा दो तरीके से आपस में टकरा रहा है, उन दोनों के आधार पर किसका पता चल गया, स्पीड का।
किस एरिया में आ सकता है इसका, और कितनी दूर तक ये चकवा जाएगा, सभी को समझ लिया गया उसके बेसिक्स के आधार पर। तो यही है हम लोग का रिडक्शन। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहले साइंस के बारे में जाना, साइंस क्या है। अब जान लें फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स में दो मेन पॉइंट होते हैं, यूनिफिकेशन और रिडक्शन। यूनिफिकेशन में बेसिक सा कंसेप्ट बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करता है, हर एक जगह अप्लाई होगा। और रिडक्शन में क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट को एकदम उसके कंस्टिट्यूएंट्स के आधार पर